Hello guys, welcome back, and this is the 10th video in our Java complete course. In this video, we are going to talk about the memory management कैसे होता है primitive types में और reference types. अपने लास्ट कुछ वीडियोस में primitive types के बारे में पढ़ा और reference types के बारे में पढ़ा. अभी देखते हैं कि इनके केस में एक्चुअली मेमोरी में कैसे ये चीज़ें स्टोर होती है. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है. लेट्स सी. तो पहले बात करते हैं primitive types पे. तो बेसिकली इंट, फ्लोट एंड वो सब के बारे में अपन डिस्कस किया था. तो यहाँ पे अपन ने क्या रखा है, मैंने कोड स्निपेट डाल रखा है. तो अपन ने लिखा है कि इंट x इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड देन व्हाट आई हैव डन, इंट y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 2, एंड देन आई प्रिंट y. ठीक है, तो कैन यू गेस द आउटपुट ऑफ y? एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिख रखा है. लेट्स सी कि एक्चुअली होता कैसे बिहाइंड द सीन्स. हो गया. तो जब आप लिखते हो ना इंट x इज इक्वल टू 1, तो अपन ने देखा था कि होता क्या है, राइट. तो एक्चुअली क्या होता है कि ये क्या होता है, स्टैक मेमोरी में क्या करता है बंदा, ये बेसिकली एक मेमोरी एलोकेट कर देता है इस वेरिएबल के लिए, और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर देता है, एक्चुअल वैल्यू 1 को स्टोर कर देता है. ठीक है, फिर अपन ने बोला इंट y इज इक्वल टू x. तो ये क्या करता है, इसने उसी स्टैक मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया y. ठीक है, और एक नई मेमोरी एलोकेट की उसको, और वहाँ पे भी उसने क्या किया, x पे जो वैल्यू थी वो एक्चुअल वैल्यू जाके यहाँ पे इसने कॉपी कर दी. ठीक है, तो y में भी यहाँ पे 1 स्टोर हो गया जो x में स्टोर था. फिर अपन ने बोला x इज इक्वल टू 2. जब आप ये करोगे तो होगा क्या, x को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसमें जो भी वैल्यू है उसको ओवरराइट करके 2 कर देगा. ठीक है, लेकिन y तो अभी भी 1 ही रहा ना, है ना. स्टैक में y अभी भी 1 ही रहा. ठीक है, तो ये अपना होता है कि प्रिमिटिव टाइप्स में मेमोरी मैनेजमेंट का कुछ ऐसा खेल होता है. अब इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या. जब अपन ने इंट x इक्वल टू 1 लिखा था, इसने क्या कहता है, इसने बेसिकली स्टैक मेमोरी में इंट का जो भी साइज होता है उतने बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर दी, और वहाँ पे जाके 1 को वैल्यू को स्टोर करके रख दिए. फिर अपन ने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था इंट y इक्वल टू x. तो अपन जब ये लिखा था तो होता क्या है कि इस केस में एक नया सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा, ठीक है, y के लिए, और वहाँ पे जो भी x में जो वैल्यू था इनिशियली 1, उसको इसने कॉपी करके y में डाल दिया. ठीक है, तो बस ये थोड़े जार्गन से इसको समझने की ज़रूरत है. जब x इज इक्वल टू 2 अपन ने किया तो हुआ क्या, जो मेमोरी एलोकेटेड था x को, राइट, विच इज दिस, इस मेमोरी में जहाँ पे अपन ने 1 स्टोर किया था वहाँ पे जाके उसने 2 को ओवरराइट कर दिया, और y को जो सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई थी वो वैसे की वैसे ही रही. ठीक है, तो इसीलिए इस केस में y का आउटपुट 1 आएगा. तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है. अब इसमें की इनसाइट्स जो अपन को क्या लेके जाने हैं वो आपको हमेशा याद रखना है. ये होता है कॉपीड बाय वैल्यू. कॉपीड बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब भी हम एक प्रिमिटिव वेरिएबल को दूसरे को असाइन करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू कॉपी होती है. एक्चुअल वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस में जाके कॉपी करते हैं, ना कि वो एक्स का एड्रेस क्या था एंड सो एंड सो फोर्थ. केवल वैल्यू जाकर उधर कॉपी करेगी. ठीक है, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन मतलब कि अगर हमने एक वेरिएबल को चेंज कर भी देंगे तो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेगा, जो कि अपन ने ऊपर देख लिया. चलो अब बात करते हैं रेफरेंस टाइप्स में, कि रेफरेंस टाइप्स में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लास बना रखा है, क्लास पर्सन. अपन ने लास्ट वीडियो में भी रेफरेंस टाइप्स में बनाया ही था. ठीक है, तो आप अपने क्लास पर्सन बना रखे और उसमें एक मेमोरी वेरिएबल पर डाल रखा है नेम, ठीक है, ऑफ टाइप स्ट्रिंग. फिर अपन ने क्या किया, अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन. एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू से आप बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू से फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट, और सेकेंडरी मेमोरी जाकर स्टोर हो जाता है. ठीक है, ये अपन ने किया. फिर अपन ने किया पर्सन p2 इज इक्वल टू p1 डॉट नेम इज इक्वल टू अंकित, एंड देन वी हैव प्रिंटेड आउट द p2. नाउ लेट्स सी कि ये स्टेप बाय स्टेप की अपन ने किया क्या. जब अपन ने ये किया ना, ये स्टेप किया ना गाइस, तो हुआ क्या कि इस बंदे ने क्या किया, इसने हीप मेमोरी में एक पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी. ठीक है, स्टैक मेमोरी में अब डेटा स्टोर नहीं हो रही, डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा है कहाँ पे, हीप मेमोरी. ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं. ठीक है, अब P1 क्या है, P1 एक रेफरेंस है. ठीक है, तो P1 क्या करेगा, जो हीप में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ना उसका ये बेसिकली एड्रेस यहाँ पे स्टोर करेगा स्टैक मेमोरी में. ठीक है, फिर अपन ने क्या, पर्सन p2 इज इक्वल टू p1. तो p2 क्या है, p2 भी एक रेफरेंस वेरिएबल है. तो p2 में बेसिकली क्या स्टोर होगा, जो ये मेमोरी एड्रेस है ना, यही मेमोरी एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है, अब देखो समझो. अब अपन ने बोला p1 डॉट नेम इज इक्वल टू अंकित. तो अपन ने कहा कि ये जो नेम था यहाँ पे, इसको अपन ने चेंज कर दिया. लेट मी क्विकली चेंज दिस, और इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता. सो ANKIT. ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसको चेंज कर दिया. अब देखना, अब अपन बोल रहे हैं कि भाई तू बता कि P2 या फिर P2 का नेम में क्या स्टोर है. तो ये क्या करेगा, P2 यहाँ पे है, फिर जाके देखेंगे कि इसका ये कौन से डेटा को पॉइंट कर रहा था, ये पॉइंट करता बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को हीप में. ठीक है, अगर हम यहाँ पे P2 प्रिंट करते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे P2 डॉट नेम प्रिंट करना चाहता था. ठीक है, P2 डॉट नेम प्रिंट करना चाहता था. तो P2 डॉट नेम भी तो चेंज हो गया ना, क्योंकि ये तो एड्रेस ही स्टोर करता है. सो P2 इज एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल, P1 इज ऑल्सो रेफरेंस वेरिएबल. ऐसा होता है अपने रेफरेंस टाइप्स में एज कंपेयर टू प्रिमिटिव टाइप्स, यहाँ पे कॉपीड बाय वैल्यू होती है. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को क्लियर.
P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हीप मेमोरी में. P1 ने क्या किया, P1 एक्चुअली जाके स्टैक में स्टोर हुआ और वो बेसिकली रेफरेंस स्टोर कर रहा है टू द हीप ऑब्जेक्ट और मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है टू द हीप ऑब्जेक्ट. जब मैंने P2 इक्वल P1 किया तो क्या करें, P2 भी तो सेम ही एड्रेस स्टोर कर रहा है P1 पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द हीप. फिर अपन ने करा P1 डॉट नेम इज इक्वल टू अंकित, तो हुआ क्या कि तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट द हीप वो मॉडिफाइड हो गया एंड P2 ऑल्सो पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, द चेंज इज रिफ्लेक्टेड जब हम P2 को एक्सेस करते हैं. मैं दिखाऊंगा कोड में जल्दी से. और क्या क्या मैं इसमें बहुत अच्छे से आता है कॉपीड बाय रेफरेंस. तो कॉपीड बाय रेफरेंस में क्या होता है, जब भी हम एक रेफरेंस वेरिएबल को दूसरे रेफरेंस वेरिएबल को असाइन करते हैं तो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस कॉपी होता है, ठीक है, नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, केवल मेमोरी एड्रेस कॉपी होती है. सेम ऑब्जेक्ट इन हीप, तो बेसिकली जब भी हमने चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट थ्रू P1, तो P1 डॉट नेम इज इक्वल टू अपन जब चेंज किया तो वो P2 को भी रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज यार वो दोनों तो सेम ही ऑब्जेक्ट सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं ना, एंड सेम ही ऑब्जेक्ट in the heap, they are pointing to the same object in the heap, right? So that's why the change will be reflected in P2 as well. Let's quickly see this through a code example. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा था, ओके, तो मैं इसको वापस से शुरू करता हूँ. तो यहाँ पे अपन ने एक पर्सन क्लास बनाई थी लास्ट टाइम भी, तो इसको अपन वापस से नहीं बनाएंगे. और यहाँ पे पास एक में करूँगा पब्लिक कैरेक्टर जेंडर, ओके. तो ये अपन एक पर्सन क्लास है और यहाँ पे मेरे पास एक पब्लिक वेरिएबल बना रखा है. एक्सेस के बारे में ज़्यादा टेंशन मतलब पब्लिक क्या होता है उसका टेंशन मतलब, बस पर मेमोरी वेरिएबल के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अब मेन में आ जाता है. अब बेसिकली देखो क्या करना पड़ेगा, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ओके, एंड देन लेट्स कॉल पर्सन डॉट जेंडर इज इक्वल टू F, ओके. नाउ इफ आई प्रिंट एंड देन व्हाट वी कैन डू, पर्सन P2 इज इक्वल टू P1, ठीक है. P1 एक मेमोरी एड्रेस होगा, रेफरेंस वेरिएबल, मेमोरी एड्रेस पॉइंटिंग करो ऑब्जेक्ट पर्सन, वहाँ पे अपना ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हुआ हीप में, और वहाँ पे जो जेंडर है दैट विल बी बेसिकली F कैरेक्टर, राइट, ठीक है, ऐसा हो गया. अब P2 इज गोइंग टू बी P1 भी बेसिकली इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा. नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना चेंज दिस जेंडर इज इक्वल टू M. अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है ना हीप में, दिस ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक दिस, तो ये अपना बन जाएगा यहाँ पे भैया M, ठीक है. एंड देन इफ आई प्रिंट नाउ P2 डॉट जेंडर, तो जेंडर क्या आना चाहिए था, ये जेंडर अपना आना चाहिए था M, क्योंकि दे आर पॉइंटिंग टू द चेंजेस दैट वी मेड टू द P1 शुड रिफ्लेक्ट P2 as well. Let's quickly run this and we see कि this is M only, right? ठीक है. तो ये यहाँ पे, और एक्चुअली आप अगर इसको यहाँ पे भी प्रिंट करो, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करो, इसके बाद जब मैंने P2 इज इक्वल टू P1 कर दिया था, ठीक है, और P1 में क्या था, P1 का जेंडर क्या था, F था, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं इसको P2 जेंडर करूँ तो यहाँ पे भी F आना चाहिए. लेट्स क्विकली रन दिस F एंड देन फिर M, ठीक है. तो इस बिहेविंग द जैसे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. प्रीमेट्राइज में बहुत सिंपल है, हमारा x है, x में अपन ने 1 कर लिया, देन वी डिड y इज इक्वल टू x एंड देन वी डिड x इज इक्वल टू 2 एंड इफ आई प्रिंट y, तो ये तो अपना कॉपीड बाय वैल्यू होता है, तो y अपना यहाँ पे 1 ही प्रिंट करेगा. लेट्स होप रन दिस एंड दिस इज 1, राइट. तो y हमारा 1 ही आना चाहिए. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट यू विद अनदर. हम मेमोरी के थोड़े और डेप्थ में जाएंगे और एक्चुअली देखेंगे क्या सीन बनता है जब हम प्रिमिटिव को करते हैं int x इज इक्वल टू 100. तो एक्चुअली अंडरनीथ क्या होना है, बहुत ज़रूरी होता है ये अंडरस्टैंड करना. स्टैक फ्रेम क्या होता है, तो अगले वीडियो में ज़रूर आना. रेफरेंस साइज में देखिए, जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है, थ्रू कंपाइलेशन के टाइम क्या क्या होता है, कंपाइलेशन के बाद जब हमारा एक्चुअली JVM पे रन करते हैं उस चीज़ को, तो क्या होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, और ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे, तो डेफिनेटली जरूर देखना. ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.